ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, आप आजकल प्रायः समाचार पत्रों और दूरदर्शन आदि के माध्यम से यह सुनते रहते होंगे कि धरती का तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसके लिए संसार के देशों की बैठक होती रहती हैं, जिसमें उन देशों के राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष भाग लेते हैं और सभी इस बात पर चिंता व्यक्त करते हैं कि धरती कहीं समाप्त न हो जाए, अर्थात धरती पर कहीं जीवन समाप्त न हो जाए। ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है। विशेषकर उसमें दोषी सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को बताया जाता है। मैं पत्रिका.com राजस्थान पत्रिका की साइट से एक लेख है जो आपके सामने उसका सार प्रस्तुत कर रहा हूँ। 2070 तक पृथ्वी पर प्रलय जैसे हालात होंगे, जीवों का रहना होगा मुश्किल। इसमें कहा गया है, डॉक्टर एन.एस. रविंद्रनाथ ने कहा कि 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 40% लाना होगा। हरे पेड़ों को अधिक महत्व देना होगा। इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर सारा दोष मढ़ा। आज तक .in में एक लेख है, 2 डिग्री और बड़ी धरती पर गर्मी तो जल समाधि ले लेगी हमारी पृथ्वी। इसमें कई बिंदु दिए हैं। पहला, अधिक हो जाएगा पृथ्वी का तापमान। दूसरा, गर्म हवा और लू की मार। तीसरा, समुद्र तल में होगा 2 से 4 फीट का इजाफा। चौथा, बाढ़ और सूखे में तबाही होगी जिंदगी। पांचवा, आने लगेंगे खतरनाक तूफान। छठा, समुद्री तटों पर रहना होगा मुश्किल। सातवां, चौपट होगी हमारी चौपट होती खेती से भूखमरी का खतरा। आठवां, खत्म हो जाएंगी प्रजातियां। और नौवां, 21वीं सदी में ही दिखने लगेगा असर। एक आज तक .in पर और एक लेख है, वैज्ञानिकों की चेतावनी। ये क्या चेतावनी दे रहे हैं? धरती पर मचने वाली है बहुत अफरा तफरी, इंसानी हरकतों से जीने लायक नहीं होगी। क्लाइमेट चायोस, इंसान धरती को सिर्फ गर्मी नहीं कर रहा है बल्कि जलवायु अराजकता भी फैला रहा है। इसकी वजह से पूरी धरती रहने लायक नहीं बचेगी, चारों तरफ अफरा तफरी होगी। इसके लिए जिम्मेदार बढ़ता तापमान और जलवायु परिवर्तन होगा जो इंसानों के द्वारा बढ़ाया जा रहा है। पुर्तगाल स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टो के डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी के वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर हमने बदलते पर्यावरण को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया तो हालात प्रलयंकारी होंगे। इस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता ऑरफू बर्तोलोमी ने बताया कि जलवायु परिवर्तन के नुकसान हमें पता है, सूखा, बाढ़, हीट वेव, एक्सट्रीम वेदर आदि। अगर धरती की मौसम और पर्यावरण संबंधी प्रक्रियाएं जलवायु अराजकता की ओर बढ़ती हैं तो हम किसी भी तरह से उसे रोक नहीं पाएंगे। धरती पर बड़ी तबाही की सीरीज चलने लगेगी। जैसे भगदड़ के समय इंसान कुछ सोचने समझने की ताकत भूल जाते हैं,
या फिर जंगल में जब शेर शिकार करता है तो कैसे छोटे जानवरों के झुंड अलग अलग दिशाओं में भागते हैं, वैसे हम भागने लगेंगे। और वो बर्तलोमी ने कहा कि ऐसी प्राकृतिक घटनाएं होंगी, इंसानों की समझ में नहीं आएगा कि अगले कुछ घंटों में मौसम किस तरह बदलेगा। ज्वालामुखी विस्फोट की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन इंसानी गतिविधियों की वजह से जो बदलाव आएगा वो ऊपरी वातावरण में होगा, जैसे ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्री जलस्तर का बढ़ना, अचानक से बाढ़ आना। एकदम से धरती के किसी हिस्से में बाढ़ आ रही होगी तो दूसरे हिस्से में सूखा पड़ा होगा, कहीं तूफान होगा तो कहीं टॉर्नेडो तबाही मचा रहा होगा। आज तक .in पर एक और है, हाई गर्मी, रोटी, नौकरी और मकान सब छीन लेगा बढ़ता हुआ तापमान। इस लेख में कहा गया है, लगातार जान लेगी हीट वेव, खाने का संकट खड़ा होगा, रहने की जगह नहीं बचेगी। जर्मनी की संस्था जर्मन वॉच एक रिपोर्ट कहती है क्लाइमेट चेंज के मामले में भारत दुनिया का 14वां सबसे संवेदनशील देश है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत के 60 करोड़ लोग यानी आधी आबादी ऐसी जगह रहती है जहां 2050 तक जलवायु परिवर्तन के गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। नौकरियां भी खतरे में पड़ जाएंगी। इसमें लिखा है कि भारत जैसे देश में जहां अभी तक 90 करोड़ से ज़्यादा लोग नौकरी के योग्य हैं, वहां 2030 तक 3.5 करोड़ नौकरियां केवल गर्मी के कारण खत्म हो जाएंगी। 2019 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया था कि 2030 तक गर्मी के कारण दक्षिण एशिया में 4 करोड़ 30 लाख लोगों की नौकरियां खत्म हो जाएंगी। सबसे ज़्यादा भारत पर असर पड़ेगा, जहां 3 से 4 करोड़ नौकरियां चली जाएंगी। और इस सब का कारण बता रहे हैं वृक्षों का कटना। जैसा ये वैज्ञानिक कह रहे हैं वैसा मुझे भी बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई ये सोचने के लिए तैयार नहीं है कि सबका कारण क्या है। सभी लोग चिंतित हैं, लेकिन चिंता का कारण क्या है, चिंता का निवारण क्या है, इसका किसी को पता नहीं। सचमुच जब धरती पर कहीं भयंकर बाढ़ आ रही होगी, कहीं भयंकर तूफान आ रहे होंगे, कहीं ग्लेशियरों के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा होगा, समुद्री किनारों के शहर जल समाधि ले लेंगे, कहीं सूखा पड़ रहा होगा, पीने का पानी नहीं मिलेगा, भूगर्भ का जल स्तर बहुत कम हो जाएगा अथवा समाप्त हो जाएगा, नदियां सूख जाएंगी, हम लोग कहाँ जाएंगे? जैसा पुर्तगाल के वैज्ञानिक का कहना है कि भगदड़ मचेगी, कोई किसी को सहारा देने वाला नहीं मिलेगा। कल्पना कीजिए कोई ऐसा तूफान हो, उस तूफान में भारी वर्षा भी हो रही हो, बिजली कड़कड़ा रही हो, बिजली गिरने की घटनाएं बहुत बढ़ रही हो, हम अपने मकान में अपनी जान बचाने का प्रयास करते हैं और बचाते हैं, लेकिन इसके साथ भी भूकंप भी आने लगे। बाहर निकलो तो तूफान है, बिजली है, ओले हैं, अंदर बैठो तो भूकंप है। हमारा मकान गिरने की पूरी आशंका, मकान हिल रहा है, तब क्या हमारे पास बचने की कोई जगह है? यही स्थिति बनने वाली है।
धरती का तापमान बढ़ क्यों रहा है? इसका कारण क्या है? क्या केवल कार्बन डाइऑक्साइड? यह बहुत बड़ा झूठ बोला जा रहा है, और यह झूठ बोलने के लिए, इस झूठ को सत्य साबित करने के लिए एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। इंसानी हरकतों को जिम्मेदार बताया जा रहा है, लेकिन वे कौन इंसान है जो धरती को तबाह करना चाहते हैं? यह वर्तमान विज्ञान और टेक्नोलॉजी, यह वर्तमान पूंजीवाद, यह संसार के बड़े बड़े पूंजीपति जो धरती को मिटाना चाहते हैं। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव के ग्लेशियर जब पिघलेंगे तो सबसे पहले संकट किस पर आएगा? उन देशों पर आएगा जो स्वयं को विकसित कहते हैं, और हमारे जैसे गुलाम देश, क्षमा करना, आजाद नहीं है, स्वतंत्र नहीं है भारत, हमारे जैसे वैचारिक, बौद्धिक, मानसिक और आर्थिक गुलाम देश, और कई अर्थों में राजनीतिक भी गुलाम देश भी ये मान बैठे हैं कि अमेरिका जो कह रहा है, यूरोप जो कह रहा है वो सही है। वे नहीं जानते कि उन ग्लेशियरों का खतरा उन पर है, इसलिए वो हम पर दोषारोपण मढ़ करके हमारे ऊपर अनेक प्रकार की चेतावनियां जारी करते हैं, और गरीब देशों, गरीब लोगों की छोटी छोटी गतिविधियों, पशुपालन, चूल्हे से खेती, हमारी कृषि, हमारी गाय, इसको निशाना बनाते हैं। वो स्वयं बचने के लिए हमें मारना चाहते हैं, और यहां तक कि लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस धरती के 90% लोग मर जाएं। ये मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को एक पत्र लिखा था, जो हमारी वेबसाइट पर देखा जा सकता है, एजेंडा 2030 समीक्षा और समाधान। इसमें मैंने अनेक प्रमाण दिए थे कि कैसे कुछ लोग धरती की 90% आबादी को मारना चाहते हैं, और मारने के लिए नाना प्रकार के रोगों को फैलाया जाता है। फिर रोगों से बचने के नाम पर नाना प्रकार के टीकों का आविष्कार किया जाता है, ऐसी दवाइयों का आविष्कार किया जाता है जिससे लोग मरें, बीमार हों और उनका उद्योग बढ़े। और इन दवाइयों के उद्योग से कितना प्रदूषण होता है, इस पर कोई विचार नहीं करता। एक बहुत धनी व्यक्ति सारी दुनिया की संपत्ति को अपनी मुट्ठी में करने के लिए गरीबों को अपने पैरों तले रौंदना चाहता है, उनको नष्ट करना चाहता है, उनके वो कीड़े मकोड़े समझता है। इसलिए हम पर भविष्य में नाना प्रकार के प्रतिबंध लगेंगे। हम मूर्ख बनाए जा रहे हैं कि पेड़ काटना बंद करके चूल्हे पर रोटी मत बनाओ, एलपीजी का प्रयोग करें। क्या एलपीजी की साइड इफेक्ट किसी ने देखे? एलपीजी से क्या क्या हो सकता है? हमारी आयु कम हो सकती है, कैंसर हो सकता है, अस्थमा, स्थायी अस्थमा हो सकता है, पर इस पर कोई विचार नहीं करेगा। आज जो प्रदूषण हमें आंखों से दिखता है वो प्रदूषण लगता है, जो आंखों से नहीं दिखता वो प्रदूषण दिखता ही नहीं। धरती पर फैला हुआ कचरा हमको दिखता है, लेकिन पानी में घुले हुए जहरीले लवण हमें नहीं दिखते। वायु में घुले हुए सूक्ष्म नैनो पार्टिकल हमें दिखाई नहीं देते, वो हमें नहीं दिखते।
स्पेस में होता हुआ प्रदूषण हमें नहीं दिखता, मनस्तत्व में होता हुआ प्रदूषण नहीं दिखता। ये वर्तमान विज्ञान की बहुत बड़ी कमजोरी है, बहुत बड़ी दुर्बलता है। लेकिन उन अधूरे वैज्ञानिकों को हम पूर्ण मान करके नीतियां बना रहे हैं, और जितनी नीतियां बना रहे हैं उतने ही विनाशकारी परिणाम हो रहे हैं। आज कहा जाता है पेड़ लगाओ, पेड़ों को काटा कौन, किसने काटा? मेरे खेत में एक पेड़ है, उसे काटने के लिए तहसीलदार की अनुमति चाहिए। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां, मेरे खेत के पेड़ को मैंने लगाया था, मैंने बोया था, मैं उसकी सिंचाई करता था, मैं उसकी देखभाल करता था, उस पर मेरा अधिकार नहीं है। उस पर किसान मजदूर का अधिकार नहीं है। लेकिन किसी कंपनी ने कहीं जाकर के कोई पेड़ नहीं लगाया, न बोया, न सिंचाई की, न रखवाली की, न उसका पालन पोषण किया। वो कंपनियां लाखों पेड़ काटने के लिए स्वतंत्र हैं, उनको अनुमति भी सहजता से मिल जाती है। कौन है अपराधी पेड़ काटने के लिए? दूसरी बात, एक किसान एक वनवासी पेड़ काटता है तो 10 पेड़ लगाता भी। करोड़ों वर्ष से वही पेड़ लगाते आ रहे हैं, वही पेड़ों की रक्षा करते आ रहे हैं। आज वो अपराधी बन गए अगर चूल्हे में जलाएंगे तो। लकड़ी नहीं जलानी, एलपीजी जलानी है, क्योंकि एलपीजी जलाने से कंपनियों को लाभ होगा, पेड़ की लकड़ी जलाने से किसी को लाभ नहीं होगा। किसान स्वावलंबी होगा, अपने खेत की लकड़ी लाएगा, काटेगा, जलाएगा, किसी को पैसा नहीं मिलने वाला। कंपनी को पैसा दोगे तभी आप जी पाएंगे, कानून ऐसे बनेंगे। पिछले वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला, और नोबेल पुरस्कार में विषय क्या था? फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, ऐसे मॉडल प्रस्तुत किए गए। यह विषय फिजिक्स का नहीं था, लेकिन नोबेल मिला। वे लोग जानते हैं, कौन लोग? जो धरती की आबादी को, गरीब आबादी को, मध्यम वर्ग को नष्ट करना चाहते हैं। इस धरती के चक्रवर्ती राजा बनना चाहते हैं। वे जानते हैं कि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति इस बात को जानता है कि नोबेल पुरस्कार अगर किसी विषय में मिलता है तो विषय प्रामाणिक है, वो अनुसंधान के निष्कर्ष प्रामाणिक है। इसलिए इस पर जानबूझकर नोबेल दिया गया। इसे एक तीर से 2 निशाने लगाए। एक निशाना यह है कि वे बताना चाहते हैं भौतिकी में बड़े आविष्कार कर रहे हैं। वास्तविकता है कि 2017 से नोबेल पुरस्कार जो फिजिक्स में मिल रहे हैं उनको मैं बराबर देखता आ रहा हूं। कोई अनुसंधान बड़ा नहीं हो रहा है। पिछले 20 वर्षों में, 25 वर्षों में फिजिक्स में कोई बहुत बड़ा आविष्कार नहीं हुआ। 2017 में ग्रेविटेशनल वेव के आविष्कार पर नोबेल मिला। उस पर हमारे प्रश्नों के उत्तर कोई दे नहीं सका, ऐसा नोबेल मिला। 2019 में आधुनिक फिजिक्स के सबसे बड़े झूठ और सबसे ज्यादा बोले जाने वाला झूठ बिग बैंग थ्योरी पर मिला। 2020 में ब्लैक होल पर रोजर पेनरोज को मिला, और 2021 में ये ग्लोबल वार्मिंग पर मिला। आजकल फिजिक्स की ये स्थिति हो गई है, नोबेल पुरस्कार बांटने वाली संस्था की स्थिति हो गई है जैसे खाने को भोजन नहीं बचा है,
तो बासे भोजन को गर्म करके खा लेते हैं। बासी कड़ी को उबाल उबाल कर परोसा जा रहा है हर साल, उस कड़ी पर नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। आज हम इसकी परीक्षा करते हैं, क्या इसके लिए वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है? प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद में एक छपे लेख के अनुसार इसका सोर्स हम इसमें नीचे डाल देंगे। जल वाष्प के अतिरिक्त 4 गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती हैं, जिसमें सबसे अधिक घातक प्रभाव करने वाली है फ्लोरिनेटेड गैस। वायुमंडल में जिसकी मात्रा भले ही कम हो, पर धरती पर ताप बढ़ाने के लिए यह कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की अपेक्षा 1000 से लेकर 10,000 गुनी अधिक उत्तरदायी है। कार्बन डाइऑक्साइड से यह 1000 से लेकर 10,000 गुनी अधिक उत्तरदायी है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, लेकिन इसका नाम कोई नहीं लेगा, क्योंकि यह टेक्नोलॉजी की देन है। टेक्नोलॉजी बंद नहीं होनी चाहिए, विकास बराबर होना चाहिए। भले वो विकास नरक की ओर ले जा रहे हो, भले वो विकास विनाश की ओर ले जा रहा हो, पर होना चाहिए, क्योंकि विकास से ही तो पूंजीपति समृद्ध होते हैं। सारा खेल इस झूठे विकास का है, और झूठे विकास की मरीचिका में ऐसा हम लोगों को फंसा दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति विकास की ही बात करता है। दूसरा स्थान आता है नाइट्रस ऑक्साइड। यह कार्बन डाइऑक्साइड अपेक्षा 300 गुना प्रभाव डालती है, लेकिन इसकी भी चर्चा नहीं होती है। फिर चर्चा होती है मीथेन की, और मीथेन की चर्चा के बहाने पालतू पशुओं को उत्तरदायी बताया जाता है, उनको टारगेट बनाया जाता है, उनको मारने के लिए प्रेरित किया जाता है। मीथेन कार्बन ऑक्साइड से 25 गुना अधिक ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, परंतु फ्लोरिनेटेड गैसों की अपेक्षा मात्र 1/40 से लेकर 1/400 गुनी ही उत्तरदायी है। तो मीथेन के नाम पर पशुओं को निशाना बना रहे हैं, और सारी दुनिया में पशुओं की हिंसा बढ़ रही है। सब जानते हैं कि मांस उत्पादन में जितना जलवायु प्रदूषण होता है, जिनकी जल की खपत होती है, उतनी शाकाहार में नहीं होती। पशु को 1 किलोग्राम मांस के लिए 7 किलोग्राम अनाज खिलाया जाता है, और 700 लीटर पानी खर्च होता है। लंदन किंग्स कॉलेज के प्रोफेसर जॉन एंथोनी एलन के अनुसार 1 किलोग्राम गेहूं के उत्पादन में 1000 लीटर पानी चाहिए, जबकि 1 किलोग्राम मांस के उत्पादन में 15,000 लीटर, और 1 किलोग्राम अंडे के लिए 3,300 लीटर की आवश्यकता होती है पानी की। और फिर भी निशाना किसको बनाया जाता है? पशुओं को। आज मांस उत्पादन बढ़ रहा है। हमारा देश बीफ के मामले में, गोमांस के निर्यात के मामले में भी नई नई ऊंचाई छू रहा है। गोभक्ति का आवरण भी है, और गोमांस की बिक्री भी है। कई नीली अर्थ क्रांति के नाम पर मछलियों को मारा जाता है। पिंक क्रांति के नाम पर पशुओं को मारा जाता है, और मार करके जल की बर्बादी की जाती है, वायु को नष्ट किया जाता है, धरती में प्रदूषण, मृदा प्रदूषण बढ़ाया जाता है। और एक प्रदूषण जिसकी चर्चा बाद में करूंगा, वो मांसाहार की ही देन। तो मीथेन, पशुओं के पीछे कई तरह के लोग पड़े हैं। कुछ तो मांसाहारी हैं,
कुछ पैसे के लालच में मास्क बेचने वाले हैं, सरकारें हैं जो अपने राजकोष को भरने के लिए पशुओं की हत्या करवा रही हैं। निरीह पशुओं के खून से पनप रही अर्थव्यवस्था किसी भी देश को तबाह कर देगी। हिंसा पर आधारित कोई भी विकास निश्चित ही विनाश लाएगा। यह बात नास्तिकों की समझ में नहीं आएगी, क्योंकि नास्तिक एकांगी होते हैं, अंधे होते हैं। वे अंधविश्वासों से मिटाना, अंधविश्वासों से दूर ले जाना चाहते हैं मनुष्य को, लेकिन नास्तिकता एक बहुत बड़ा स्वयं में अंधविश्वास है कि ईश्वर नहीं होता, आत्मा नहीं होता, कर्मफल व्यवस्था नहीं होती, ऐसा मानना भी स्वयं एक संप्रदाय है। और सबसे बड़ा अंधविश्वास है। धार्मिक जगत में भी अंधविश्वास है, लेकिन नास्तिक जगत का भी ये सबसे बड़ा अंधविश्वास है। कुछ लोग पेटा वाले पशुओं पर दया के नाम पर ही परोक्ष रूप से पशुओं को मरवाने का प्रयास कर रहे हैं। वे कहते हैं दूध मत पियो, दूध पीने से हिंसा होती है। गाय के बछड़े को दूध नहीं मिलता, उसको पूछो कि जन्मता हुआ बछड़ा कितना गाय का दूध पी सकता है, क्या सारा दूध पी सकता है? परंतु वे गौ विरोधी हैं, वो गौघाती हैं। दया का आवरण चढ़ा करके, दया की शाल ओढ़ करके, ऊपर से दया का दिखावा करके गौ हत्या के लिए प्रेरित किया जा रहा है, परिस्थितियां पैदा की जा रही। कुछ लोग तो कहते हैं गाय की गर्भाधान प्रक्रिया के फोटो डाल डाल के कहते हैं देखो बलात्कार हो रहा है। वे बेशर्म लोग खुद सोचेंगे वे कैसे पैदा हुए हैं, क्या अपने माता पिता को विचारी बताएंगे? उनका स्तर यह है। कुछ लोग डेयरियों के चित्र ला के, विवश चित्र ला के दिखाते हैं कि दूध लेने के लिए कितना सताया जाता है। वे लोग नहीं समझते कि सताने की प्रक्रिया विदेशों में है। भारत में अधिकांश पशु किसान पालता है जो अपनी संतान की तरह पशु का पालन करता है। जहां भी पूंजीवादी सोच है वे सता सकते हैं, लेकिन किसान पशु को अपने परिवार के एक सदस्य की भांति पालता है। कुछ आचार्य लोग आचार्य की डिग्री धारण करके बड़े बड़े उपनिषदों पर आध्यात्मिक प्रवचन करते हुए भी दूध पीने से मना कर रहे हैं। वे नहीं जानते कि इससे कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। मैं पूछता हूं कि गाय भैंसों का दूध पीना बंद कर दिया जाए कि उन गायों को कसाई नहीं ले जाएंगे तो क्या आप लोग ले जाएंगे? कोई पेटा वाला 10 गाय अपने घर में पाल के दिखाए तो सही। जो दूध पीने का मना करता है वो 10-20 गाय अपने घर में पाल के दिखाए तो सही। दूध बेचे नहीं, दूध पिए नहीं और गायों का पालन करे। भीनमाल पुलिस थाने के पास कभी कभी एक कच्ची घानी वाला आता है, सर्दी के दिनों में तिल का तेल निकालता है। पहले बैल लाता था, मोटरसाइकिल से घुमाता है कोल्हू को। किसी ने पूछा मोटरसाइकिल क्यों, बैल क्यों नहीं? कि पुलिस तंग करती है, पशु क्रूरता हो रही है। बैल को कोल्हू में चलाना तो क्रूरता है, बैल को बैलगाड़ी में चलाना क्रूरता है। थोड़ा भी वजन अधिक हो जाए तो गधे से बोझा ढोना क्रूरता है, घोड़े को तांग में चलाना क्रूरता है। लेकिन कसाई दिन में हजारों गायों का कत्ल करता है बूचड़खाना में, वो क्रूरता बिल्कुल नहीं है। क्योंकि उस क्रूरता से किसी पूंजीपति को लाभ हो रहा है, उस क्रूरता से सरकार को लाभ हो रहा है।
सरकार उस पर सब्सिडी देती है, अनुदान देती है। यह कैसा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम है? बैल से काम लेना क्रूरता और बैल की गर्दन पर आरी चलाना दयालुता। ये विकास, ये उद्योग, मछली उद्योग, जहां इस प्रकार की विचारधारा के लोग होंगे, वो धरती कैसे बचेगी? इसलिए मीथेन के बढ़ने पर चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, मीथेन को हाईलाइट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हाईलाइट करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं, वे सोचते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गरीब आदमी पैदा कर रहा है। चूल्हा जलाएगा, हम लोग हवन करेंगे, हिंदुओं में अंत्येष्टि भी होगी तो लकड़ी में होगी। वे चाहते हैं ये बंद हो और आगे चल के कानूनन बंद भी होगा। मेरा निश्चित मत है, क्योंकि देश गुलाम है, बर्ड ऑर्डर का गुलाम है। हम लोग अपने खेत के पेड़ नहीं काट पाएंगे, हम लोग चूल्हे में लकड़ी नहीं जला पाएंगे, हम लोग हवन नहीं कर पाएंगे, हम लोग अंत्येष्टि नहीं कर पाएंगे। इसके लिए कानून बनाए जाएंगे। राजस्थान में भी कानून है कि शहर में एक व्यक्ति एक गाय ही पाल सकता है, दूसरी पालेगा तो 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा। शराब की फैक्ट्रियों में दुर्गंध नहीं, शराब की बोतलों में दुर्गंध नहीं, बूचड़ खानों से दुर्गंध नहीं आती, लेकिन गाय के गोबर से दुर्गंध आती है। इस प्रकार की सड़ी मानसिकता जब हमारे नीति निर्धारकों में हो तो वह देश कैसे बचेगा, वो पर्यावरण कैसे बचेगा? तो अब कोई ये कहेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है वायुमंडल में। यूएसए के 2019 के आंकड़े में एक लेख है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 80%, मीथेन 10%, नाइट्रस ऑक्साइड 7%, फ्लोरिनेटेड 3%। ये सारे वायुमंडल की बात नहीं कर रहा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी जो आंकड़े हैं उसकी बात कर रहा हूं। ये गैसें हैं 80% मीथेन। अब इन सब का प्रभाव देखें, यदि कार्बन डाइऑक्साइड के ताप का, उसका प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग का या तापमान बढ़ाने का प्रभाव ए माने, तो मीथेन का प्रभाव होगा 25/8A, नाइट्रस ऑक्साइड का प्रभाव होगा 52.5A और फ्लोरिनेटेड गैसों का ताप का प्रभाव होगा 75/2A से लेकर 375A। अर्थात फ्लोरिनेटेड गैस भले ही 3% और ग्लोबल वार्मिंग पैदा करने वाली गैसों में उसकी मात्रा, लेकिन फिर भी वो कार्बन डाइऑक्साइड अपेक्षा 37.5 से लेकर के 3.25 गुनी अधिक उत्तरदायी है। तब क्या ये ईमानदारी है, ये मानवता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का भय दिखा करके और उसको भयभीत करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाए और गरीब लोगों को, गरीब देशों को, हम लोगों को उत्तरदायी ठहराया जाए? कार्बन डाइऑक्साइड का पेड़ एब्जॉर्प्शन भी करते हैं, अवशोषण भी करते हैं। पेड़ लगेंगे, कार्बन चक्र स्थिर रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगी तो पेड़ भी नहीं रहेंगे, कार्बन चक्र बिखर जाएगा। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड अनिवार्य भी है। लेकिन फ्लोरिनेटेड गैस क्यों, नाइट्रस ऑक्साइड क्यों? अभी आइए देखें कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी कौन उत्तरदायी है। प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद में प्रकाशित लेख के अनुसार पिछले 40 वर्षों में जो कार्बन डाइऑक्साइड हम उत्सर्जित किया वायुमंडल में, उतनी कार्बन डाइऑक्साइड 1750 से लेकर के 2010 सन तक, अर्थात 260 वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा हम आधी उत्सर्जित कर चुके केवल 40 साल में।
और वे 1750 ईस्वी सन से पहले या 1750 से लेकर के 2010 तक यह वह काल है कि जब 2010 तो खैर अभी है, लेकिन यह अधिकांश वह काल है जब चूल्हे से ही रोटी बनती थी, हर काम में लकड़ी जलाई जाती थी, यही सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत था, कोयला, लकड़ी। तब भी 260 वर्षों में जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने उत्सर्जित की, उसकी 40 वर्षों में हमने पिछले 40 वर्षों में आधी मात्रा में उत्सर्जित कर चुके। जो एलपीजी आ गई, बिजली आ गई और बहुत सारे साधन आ गए, तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन बढ़ा रहा है? क्या चूल्हे की लकड़ी? द गार्डियन में प्रकाशित लेख के अनुसार 125 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन प्रतिवर्ष केवल मोबाइल के प्रयोग से होता है। रिवॉक्स वेबसाइट में प्रकाशित लेख में आई फोन से विभिन्न मॉडल्स के उत्पादन, परिवहन, प्रयोग और रिसाइकलिंग में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के संपूर्ण आंकड़े दर्शाए। वो आंकड़े देखें। ट्रांसपोर्टेशन से यूएसए में 2019 में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन ट्रांसपोर्टेशन से 35%, बिजली उत्पादन से 31%, इंडस्ट्री से 16% और रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल से 11%। इसके लिए कौन उत्तरदायी? परिवहन, विद्युत, उद्योग और घरों की बिजली। 2019 में टोटल यूएस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से 1.72 अरब मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हुई। क्या अब कोई कहेगा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्तरदायी कौन? मोबाइल उत्तरदायी, परिवहन उत्तरदायी, बिजली उत्तरदायी, घरों की बिजली उत्तरदायी, उद्योग उत्तरदायी। लेकिन फिर भी हर बच्चे के हाथ में मोबाइल होना चाहिए, हर बच्चे के हाथ में इंटरनेट होना चाहिए। मोबाइल से ही पढ़ेगा, मोबाइल से ही बैंक अकाउंट चलाएगा, मोबाइल से ही सब काम करेगा। और फिर कहे पेड़ मत काटो। मैं पूछ रहा हूं, पिछली बार कनाडा में 49 डिग्री टेम्परेचर हुआ, कभी नहीं हुआ। रूस में गर्मी से मरे, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन में गर्मी से मरे, अफरा तफरी हुई। और रूस और कनाडा में सबसे अधिक हरियाली है। क्यों बढ़ा तापमान? भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं, फिर भी इतना तापमान नहीं गया। और कनाडा, रूस, अमेरिका में कैसे गया? आबादी भी कम, पेड़ भी अधिक, कई गुने पेड़ आबादी की स्थिति से, आबादी की तुलना में, फिर भी तापमान क्यों बढ़ा? कौन है कारण तापमान बढ़ाने के लिए? क्या इस पर कोई विचार करेगा? यदि पेड़ लगाने, मैं यह नहीं कह रहा कि पेड़ नहीं लगाना, पेड़ लगने चाहिए। पहले सारी दुनिया में वन बहुत थे, अब धीरे धीरे कम हो रहे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, केवल पेड़ लगाना ही इसका समाधान है, ऐसा झूठ बोलना एक अपराध है। केवल कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ऐसा झूठ बोलना एक मानवता के प्रति अपराध है। हमारी सारी टेक्नोलॉजी इसके लिए उत्तरदायी है। तापमान बढ़ने का अर्थ क्या है? ऊष्मा बढ़ने का अर्थ क्या है? वायुमंडल या किसी भी पदार्थ के अणुओं का कंपन अधिक मात्रा में होना, यह तापमान बढ़ना है। या किसी पदार्थ का गर्म होना है। हम आकाश को प्रदूषित कर रहे हैं, लेकिन यह बात किसी को पता नहीं कि आकाश भी प्रदूषित होता है। मैंने कई वीडियो में कहा कि आज हम रेडिएशन में जी रहे हैं,
रेडियो वेव्स में जी रहे हैं, माइक्रोवेव्स में जी रहे हैं। वे वेव्स इस स्पेस का प्रदूषण बढ़ा रही है। 5G भारत में आ गया, प्रधानमंत्री जी कहते हैं 6G आएगा 2030 तक। नॉर्वे में सुनते 8G 7G। ये डिजिटलाइजेशन का पागलपन इस ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है। ये किसी वैज्ञानिक को आज समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब भौतिकी का उच्च विकास होगा तब ये मेरी बात याद आएगी। लेकिन उस समय याद आएगी जब धरती पर मनुष्य समाप्त हो चुका होगा या बहुत कम रहे हो। जो बचेंगे और विज्ञान विकसित होगा तो इस मेरी बात समझ में आएगी। दुनिया का कोई वैज्ञानिक जो वैदिक फिजिक्स का उपहास करते हैं, मैं उनको चुनौती देता हूं, मैं पूछता हूं क्या आज तक किसी ने भी फोटोन का स्ट्रक्चर जाना कि फोटोन क्या होता है? चाहे वो रेडियो वेव्स का हो, चाहे एक्सरे का हो, चाहे प्रकाश का हो, चाहे इंफ्रारेड का हो, चाहे अल्ट्रावायलेट का हो, कैसा होता है वो? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इसके अलावा तीसरी बात पता है क्या? उसके कंटेंट्स क्या है, वह कैसे गमन करता है, और जिसमें गमन करता है वह स्पेस कैसा है, उसके कंटेंट्स क्या है। स्पेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए रोड है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फोटॉन्स वाहन है। हम वाहन के स्ट्रक्चर संरचना को नहीं जानते, हम रोड की भी संरचना को नहीं जानते, लेकिन फिर भी वाहन लेकर रोड पर दौड़ रहे हैं। हम मरेंगे अथवा बचेंगे। कोई ऐसा मूर्ख नहीं होगा जो गाड़ी के विषय में कुछ नहीं जानता है और गाड़ी चलाएगा और यह भी नहीं जानता है रोड किसका बना है और दौड़ रहा है, वो मरेगा। वैसा पागलपन आज डिजिटलाइजेशन के नाम पर हो रहा है। दुनिया के वैज्ञानिकों, पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना मत बनो। ऐसा नहीं हो कि आपके हाथों से ये धरती नष्ट हो जाए और आप फिर भी उपदेश करें कि कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है, और आपको वैज्ञानिक समझ के दुनिया के लोग, दुनिया की सरकारें प्रमाण माने और आपका अंधानुगमन करके नष्ट हो जाए। डिजिटलाइजेशन का होना एक ऐसा ही पागलपन है जैसे कोई व्यक्ति ऐसे घोड़े पर सवार है जिस घोड़े के स्वभाव के विषय में कुछ भी नहीं जानता और उस घोड़े की लगाम भी उसके पास नहीं, किसी और के पास है। आज सारे आंकड़े हम जो इकट्ठे कर रहे हैं, सबको आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया है। ये सारे प्लेटफॉर्म की नकल किसके पास? क्या भारत के पास है? क्या दूसरे देशों के पास है? कुछ लोग जो अमेरिका में बैठे उनके हाथ में सारी दुनिया के नकेले हम दे रहे हैं। हमारे अकाउंट में कितना पैसा ये बता रहे हैं, हमारा स्वास्थ्य कैसा ये भी बताने जा रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं ये भी बताने जा रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं ये भी बताने जा रहे हैं, हमारी सेना क्या कर रही है ये भी बताने जा रहे हैं, क्योंकि हम डिजिटलाइज हो गए। वो आगे जा रहे हैं, हम पीछे कैसे रह जाए? पागलपन में भी तो आगे रहने चाहिए। जहां सुरक्षा की बात हो वह अवश्य टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, लेकिन सामान्य जीवन में टेक्नोलॉजी का उपयोग बंद नहीं किया गया, कम नहीं किया गया। प्राचीन ग्रामीण जीवन शैली पर नहीं आए, गौ कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को नहीं अपनाया गया, तो ग्लोबल वार्मिंग यूं ही बढ़ती रही। फोटोन जिस समय आकाश में गमन करता है तो आकाश के जो यूनिट्स हैं उनमें हलचल होती है। फोटोन यूनिट्स में हलचल करता है। ये बड़ी प्रक्रिया, बड़ा साइंस जिसको साइंस बिल्कुल नहीं जानता।
को मैं यहां बताने नहीं जा रहा, पर इतना अवश्य संकेत कर रहा हूं कि स्पेस की यूनिट, कुछ यूनिट डिस्टर्ब होती है, कुछ यूनिट प्रतिरोध करती है, कुछ यूनिट के कुछ भाग धक्का देते हैं, कुछ यूनिट नहीं, यूनिट के कुछ भाग, यूनिट की कुछ रश्मियां फोटोन को रोकने का प्रयास करती हैं, कुछ रश्मियां धक्का देती हैं, कुछ रश्मियां बेस प्रदान करती हैं, ऐसे फोटोन गमन करता है। तब जरा सोचिए कि चारों ओर से रेडियो वेव्स चल रही हैं अंधाधुंध, तो स्पेस का क्या हाल होगा। और सारे पार्टिकल्स, सारे मॉलिक्यूल्स, सारे आयंस सब उस स्पेस में ही हैं। तब क्या वो पार्टिकल डिस्टर्ब नहीं होंगे? तब क्या पार्टिकल्स कंपित नहीं होंगे? तब क्या फोटॉन्स भी कंपित नहीं होंगे? उस कंपनों के कारण ही बढ़ रहा है दुनिया का तापमान। और मौसम का स्वभाव इसलिए ऐसा हो जाएगा कि हमें पता ही नहीं लगेगा कौन सा कंपन कैसा हो रहा है, किस दिशा में हो रहा है, हम नहीं जान सकते। जब तक वैदिक विज्ञान नहीं पढ़ेंगे तब तक बुद्धि नहीं आएगी, और फिर भी अपने को बुद्धिमान कहलाएंगे और उसी का लाभ उठाकर हम लोगों को मूर्ख बनाएंगे। हम अर्थात वे टेक्नोलॉजी वाले, वे वैज्ञानिक जो केवल टेक्नोलॉजी बढ़ा रहे हैं। थ्योरेटिकल साइंटिस्ट बिल्कुल दोषी नहीं है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी वाले पूंजीपतियों के हाथ बिके हुए उनका अपराध है कि केवल पैसे के लिए हर टेक्नोलॉजी आविष्कृत की जा रही है। इस पे समाप्त हो तो हो, इस पे डिस्टर्ब हो तो हो, वायुमंडल डिस्टर्ब हो तो हो, लोगों में रोग फैले तो फैले, इस 5G के कारण कैंसर हो तो हो, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों की आंखें खराब है तो होने दीजिए, लेकिन कंपनियों पर लाभ मिलना चाहिए। हमें सब काम जल्दी होना चाहिए। बहुत तेज गति से दौड़ने वाले वाहन ऐसे दुर्घटनाग्रस्त होते हैं कि लाशें में नहीं मिलती। वाहन तोड़ तोड़ के चिथड़े निकाले जाते हैं। वो स्थिति हम कर रहे हैं अपनी। इस विकास को रोकिए। कोई कहेगा हम पीछे रह जाएंगे। मैं पूछता हूं पीछे रहना किसको कहते हैं? हम जीने लायक रह जाएंगे इसको पीछे कहना कहेंगे, या मरने के योग्य हो जाएंगे इसको आगे बढ़ना कहेंगे? एक व्यक्ति को डायबिटीज है, सबको मिठाई खाते देख रहा है, वो सोचता है मैं मिठाई नहीं खाऊंगा तो पीछे रह जाऊंगा, तो जाओ आगे और मौत को निमंत्रण दो। क्या वे मरेंगे इसलिए हम भी मर जाएं? क्या वे नहीं समझ रहे इसलिए हम भी ना समझें? वे लोग तो अपनी सुरक्षा के कोई उपाय खोज रहे होंगे। वे पूंजीपति लोग, वे बड़े बड़े कंपनियों के मालिक अपने आवासों की रेडिएशन से मुक्त रखने की कोई योजना बनाते भी होंगे, रखते व्यवस्था करते होंगे, लेकिन जनता के पास क्या? मैं भारत सरकार से भी अपील करता हूं कि इस मॉडल पर, विकास के इस मॉडल पर पुनर्विचार करिए। नहीं तो वही स्थिति होगी जो वैज्ञानिक कह रहे हैं, ईमानदार वैज्ञानिक कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में इनको यह भी पता नहीं कि ये हो क्यों रहा है। इतना तो इनको भी पता नहीं। अफरा तफरी मचेगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तब क्या होगा? यहां बड़े बड़े टावर खड़े रह जाएंगे, बड़े बड़े 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन की सड़कें बनी रह जाएंगी, बड़े बड़े यंत्र रह जाएंगे, लेकिन उनका उपयोग करने वाले मर जाएंगे, तड़प तड़प के मर जाएंगे। तब ये रोड, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, ये मोबाइल से कंप्यूटर किसके काम आएंगे? कौन चलाएगा इनको? इसलिए बचिए, कम से कम प्रयोग करिए। मैंने एक ऐसा सत्य आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जिसको या तो छुपाया जा रहा है अथवा जिसको जाना नहीं गया।
अगर छुपाया जा रहा है तो भयंकर अपराध है। अज्ञानता अपराध नहीं है, पर अज्ञानता वास्तव में है तो उनको जानने का प्रयास करना चाहिए। वेद में प्रार्थना है, देव शांति, द्युलोक भी शांतिदायक होवे। सभी गैलेक्सियों के केंद्र शांतिदायक होवे। सूर्य से आने वाले प्रकाश शांतिदायक होवे। सूर्य के तूफान आकर के धरती का कोई विध्वंस न करे। वायुमंडल शांतिदायक होवे। वनस्पतियां स्वस्थ होवे, स्वास्थ्यवर्धक होवे। सभी जीव जंतु स्वस्थ होवे, सभी सुखी रहें। न कोई आध्यात्मिक शरीर की पीड़ा होवे, न कोई पर्यावरण जन्य कोई भयंकर दुष्प्रभाव इस धरती पर हो, और न किसी प्राणी से कोई किसी को संकट होवे। ऐसा शांति का उपदेश केवल और वेद में मिल सकता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की शांति की प्रार्थना करता है, जो संपूर्ण प्राणियों की शांति की बात करता है, संपूर्ण प्राणियों के सुख की बात करता है, सब प्राणियों के कल्याण की बात करता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को परिवार समझने की बात करता है। किसी मजहबी ग्रंथ में ये बात नहीं मिलेगी, ये उपदेश नहीं मिलेगा। किसी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी यह उपदेश नहीं होगा। काश हम वेदों के इस उपदेश को समझ गए होते और वैदिक विज्ञान को समझ करके प्रकृति के सूक्ष्म पदार्थों की विवेचना हम कर चुके होते, तो ऐसी विनाशकारी टेक्नोलॉजी के पीछे भागने का पागलपन कभी न करते। मैं नहीं करता, आप सब कुछ बंद कर दीजिए, मैं भी इसका उपयोग कर रहा हूं, लेकिन उतना ही उपयोग करिए जो बहुत आवश्यक है। आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। बिजली का उतना ही खर्च कीजिए जितनी बहुत आवश्यक है। पानी का उतना ही उपयोग कीजिए जितना बहुत आवश्यक है। इंटरनेट का उतना ही प्रयोग कीजिए बहुत आवश्यक है। और सरकार को चाहिए कि सेना को छोड़ करके अन्य सबको इस इंटरनेट से मुक्त कर दिया जाए। पहले जैसा कैश का लेन देन, पैसे जैसी जीवन शैली, पहले जैसी वाहन शैली, पहले जैसी कृषि, वो वापस नहीं आएगी तो हम बच नहीं पाएंगे। कोई कहेगा पहले भारत पेट नहीं भर पाता था अपना, अब कितना उत्पादन हो रहा, विदेशों को आटा दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं। वे नहीं सोचते कि पहले सिंचाई के साधन कम थे, खेती बहुत कम हुआ करती थी, अब सिंचाई के साधन बढ़े हैं। वे नहीं सोचते पहले मनुष्य कितना खाता था, उसकी खाने की मात्रा बहुत थी, शक्ति बहुत थी मनुष्य, अब उसकी खुराक ही नहीं रही। वे नहीं सोचते कि पहले जिस काल की बात करते हैं वह कोई स्वर्णिम काल नहीं था। उस समय भारत पतित भारत हो चुका था, अब नष्ट भारत हो गया है। मैं उस वैदिक भारत की बात करता हूं, जब भारत दुनिया का सिरमौर था। भारत दुनिया का सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति थी, सबसे बड़ी सामरिक शक्ति थी, सबसे बड़ी बौद्धिक शक्ति थी, सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति थी और चक्रवर्ती राष्ट्र था। मैं उस भारत की बात करता हूं। हमारा वैदिक जीवन हो, हमारे वैदिक आदर्श हो, हमारा वैदिक विज्ञान हो, हमारे वैदिक कानून हो, हमारी वैदिक शिक्षा हो, हमारी वैदिक भाषा भूषा हो, सब कुछ ईश्वर द्वारा निर्दिष्ट प्रकृति के नियमों के अनुसार हो, तो हम प्रकृति को बचा पाएंगे। नहीं, इस पागल में हम नष्ट हो जाएंगे और इस धरती को भी नष्ट कर देंगे। ईश्वर हम सबको शक्ति दे और इस चकाचौंध से हमको निकाले, बाहर निकाले। परमात्मा इस सरकार को बाहर निकाले और पूंजीपतियों को ये बुद्धि दे कि जीवन क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर जीवन के लिए बहुत पैसे कमाने के लोभ में सबको नष्ट करने की योजना न बनाए। इत्योम शम।